वंदे मातरम साथियों। इतिहास जो असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य भर्तियों में आता है, इतिहास दर्शन व लेखन का टेस्ट नंबर 1 है। इसका आज अपने सॉल्यूशन देखेंगे। इस टेस्ट में हमारे टॉपिक थे विश्लेषणात्मक व काल्पनिक दर्शन। काल्पनिक को जैसे हम क्या कहते हैं, परिकल्पनात्मक कह देते हैं, चिंतनशील कह देते हैं, ये अपने सभी को पता है। और दूसरा टॉपिक है ऐतिहासिक तथ्य व साक्ष्य। ये हमारे इस टेस्ट नंबर 1 में हमारे टॉपिक थे और इनका जो हमने टेस्ट लिया उसका अभी हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए कि विश्लेषणवादी दार्शनिक इतिहासकार ऐतिहासिक व्याख्या में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, विश्लेषणवादी जो इतिहासकार हैं ये ऐतिहासिक व्याख्या में किसका प्रयोग करते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। वो द्वंद्ववाद की करते हैं, ऐतिहासिक साम्यवाद की करते हैं, विषय निष्ठता की करते हैं, इतिहास का सामान्यीकरण की करते हैं। अब देखिए, एक तो अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि दार्शनिक जो विश्लेषणवादी हैं कौन से हैं। ये जो विश्लेषणवादी हमारे क्या है कि विश्लेषणवादी हमारे दार्शनिक हैं, इनकी हम बात करें तो ये विश्लेषणवादी क्या है कि ये अपना आधुनिकतम रूप है विश्लेषण का। आधुनिक रूप है, आधुनिक रूप है मतलब ये क्या करते हैं, इतिहास को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, या हम कह दें कि ये क्या करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी सोच विचार के क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये बात विश्लेषणवादियों में है। ये आधुनिकतम रूप है इतिहास के विश्लेषण का, इतिहास की समस्याओं को जानने का, इतिहास के दर्शन का। तो इसमें क्या है, द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद इसका हिस्सा नहीं है। विषय निष्ठा, विषय निष्ठा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि विषय निष्ठा क्या करती है, ये निश्चयात्मक नहीं होती हैं। ये क्या करती हैं, बहुत ही संशय पैदा करने वाली होती हैं, स्पष्टता नहीं होती इसमें। तो ये तो होता ही नहीं है इतिहास के आधुनिक रूप में, अपने को ये ध्यान रखना है। और इतिहास का सामान्यीकरण ये भी नहीं है, इसमें है ऐतिहासिक साम्यवाद। अब देखिए, ऐतिहासिक साम्यवाद है क्या। ऐतिहासिक साम्यवाद क्या है कि के मानव से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो दर्शन है, इस विश्लेषणवादी दर्शन में क्या किया जाता है कि आधुनिकतम रूप है मानव समस्याओं के अध्ययन का, मानव के ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन का। इस ऐतिहासिक साम्यवाद में क्या होता है कि इसमें 3 तत्व लिए जाते हैं, 3 तत्वों पर मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। और ये कौन से 3 रहते हैं, एक तो रहता है आकस्मिकता। ये कहते हैं कि इतिहास में हमेशा ही आमूलचूल परिवर्तन होता है, वो आकस्मिकता के कारण होता है, अचानक ही कोई घटना होती है उसके कारण होता है। साम्यवाद के 3 तत्व पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। 3 एलिमेंट होते हैं, सामान्यवाद के 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये रहते हैं। तो आकस्मिकता में क्या रहता है मित्रों कि जैसे जैसे क्या है कि एक उदाहरण हम लें कि जैसे महाराणा सांगा मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक था और बाबर है एक नया नवेला मुगल शासक था जो साम्राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय दोनों में संघर्ष हुआ, हर कोई के मन में ये थी, क्योंकि पहले बयाना युद्ध में भी सांगा बाबर को बुरी तरह से हरा चुका था कि सांगा ही जीतेगा, किसी भी हालत में सांगा को बाबर नहीं हरा पाएगा और बाबर को यहां से वापस भागना पड़ेगा। पर अचानक ही क्या होता है कि उसकी सिर में तीर लगता है सांगा के, वो मूर्छित होता है और सांगा की हार होती है और यहां मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अचानक ही एक तीर ने क्या है, एक इतिहास को ही बदल दिया, पूरे काल को। तो ये क्या है, आकस्मिकता है। ये क्या कहता है, विश्लेषणवाद अभी दर्शन करते हैं कि इतिहास में जो आमूलपूर्ण परिवर्तन आते हैं वो आकस्मिकता के कारण आते हैं, एक पॉइंट ये कहते हैं। सेकंड क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आवश्यकता, यानी जैसे क्या है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
यानी जब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तब हम उसकी ओर बढ़ेंगे और हम नई कह के एक चीज को उजागर करेंगे, नई चीज तथ्यों को देखेंगे, नई चीजें करेंगे। क्योंकि पहले तो जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ दूं आपको, असीरगढ़ का 3-4 उदाहरण, प्रमुख उदाहरण अक्सर हम क्लास में देते रहते हैं। असीरगढ़ में 1601 में विजयी होता है अकबर, और अकबर है ये विजय हुआ, और विजय होने के बाद इतिहासकारों को लगा कि अबुल फजल ने जो बताया क्या वो सही है। अबुल फजल ने बताया था महामारी फैलने के कारण दुर्ग के अंदर, क्योंकि उसके किवाड़ इतने मजबूत थे कि एशिया और अफ्रीका में वो सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था असीरगढ़ का। ठीक है, खानदेश का वो दुर्ग है, वो दुनिया में प्रसिद्ध था, पर उसके किवाड़ कैसे खुले? तो अबुल फजल जो प्रत्यक्षदर्शी था वो कह रहा था महामारी फैल गई किले के अंदर और उसके कारण गेट खोलने पड़े। जबकि बाद के इतिहासकारों ने इस विश्लेषणवादी दर्शन से, इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब इसका अध्ययन किया तो अलग पाया। उन्हें पुर्तगाली जो पुरातात्विक स्रोत थे उनमें ये मिला कि वहां क्या है कि उन्होंने, अकबर ने घूस देकर क्या की थी, उसके असीरगढ़ के किवाड़ खुलवाए थे। अबुल फजल उसका दरबारी कवि था, अगर वो उसके बारे में बताता तो शायद उसको दरबार में अपने राजा को नीचा दिखाने के लिए वो ऐसा कर नहीं सकता था। और बाद के इतिहासकारों ने सच्चाई जानी। सच्चाई किसके आधार पर जानी? क्योंकि हमें आवश्यकता महसूस हुई कि जो वास्तव में असीरगढ़ विजय थी, जो कारण अबुल फजल बता रहा है सही है या उसको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता है, या कोई भी चीज की हम कहें कि आवश्यकता रहती है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये ऐतिहासिक साम्यवाद कहता है। और तीसरी चीज ऐतिहासिक साम्यवाद कहता है, वो कहता है तर्क, लॉजिक, कि कोई भी काम होता है वो लॉजिक के आधार पे होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने अंधभक्ति से कोई तथ्य आपके सामने आए, प्रस्तुत किए गए और आपने मान लिया भी ठीक है ये पहले का कहा हुआ है, फला व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी था उसने कह दिया, हम ऐसा कैसा मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? मानने का कारण क्या है? लॉजिक होना चाहिए। तो ये तीन चीजें क्या है ऐतिहासिक साम्यवाद कहता है। और ये आज के इतिहास की घटनाओं में, आज की जो इतिहास की घटनाएं हैं इसमें मुख्यतः घटनाओं को जानने के लिए, समझने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए ऐतिहासिक साम्यवाद का उपयोग किया जाता है, जो एक आधुनिकतम विचारधारा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसका प्रयोग करते हैं ऐतिहासिक व्याख्या में विश्लेषणवादी दार्शनिक इतिहासकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है। अब विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप कैसा है? आधुनिक है। और साथ में ये कथन पूरा करने के लिए ये कहा गया कि परिकल्पनात्मक। अब देखिए अपने को ध्यान रखना है कि विश्लेषणात्मक हम किसको कहते हैं? एनालिटिकल को। परिकल्पनात्मक किसको कहते हैं? स्पेक्युलेटिव को। तो एनालिटिकल और स्पेक्युलेटिव फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है। तो परिकल्पनात्मक दर्शन कैसा है? परिकल्पनात्मक दर्शन है, इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप है वो प्राचीन। ये पूरा वाक्य था। पूरा वाक्य तो क्या था कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है, जबकि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप प्राचीन है। ये किसने कहा? ये कौन कहते हैं? ये हीगल मौर्य कहते हैं, ये डांडेल कहते हैं, कॉलिंगवुड कहते हैं, या शेख अली कहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, इस पे हमें गौर करना है। तो विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप कैसा है? आधुनिक है। परिकल्पनात्मक का प्राचीन है। ये प्रसिद्ध कथन है। और ये प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया ये आप बताएंगे फटाफट से, क्योंकि ये काफी फेमस रहता है, इस पे हमें गौर करना है और अच्छे से ध्यान इसको रखना है हमें। ठीक है साथियों, तो ये क्या है कि क्योंकि अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि एक तो EH कार है, कौन? EH कार, और एक कौन है? एक कॉलिंगवुड है। इनका विशेषकर ध्यान रखना है, विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि इनके बहुत अधिक कथन है। हमारा जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में साथियों अपने को ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस में एक तो कथन, ठीक है, इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है पुस्तकें, कथन है, पुस्तकें हैं, इसके बाद में कथन, पुस्तकें, इसके बाद में जो भी दार्शनिक है, दार्शनिक इतिहासकार,
इस दार्शनिक इतिहासकार जो भी नाम से हमारे दिए गए हैं, इनका मूल भाव क्या रहा, यानी ये किस तरह से किस चीज को लेके काम कर रहे थे, ये अपने को ध्यान रखना है। कथन आएगा, पुस्तकें आएगी, और कोई भी जो दार्शनिक नाम से दिए गए हैं उनका मूल भाव क्या है, ये क्वेश्चन है, ये बहुत अधिक बनते हैं, तो इनको अपने को ध्यान रखना है। और इन कथन की जब बात करेंगे ना, कथन की बात करेंगे तो इसमें E.H. कार व कॉलिंगवुड, ये विशेषकर दो व्यक्ति हैं जिनके बहुत अधिक क्वेश्चन कथन है ये पूछे जाते हैं। लास्ट में सारांश रूप में मैं आपको लिखवा दूंगा सारे कथन, सारी पुस्तकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां विचारक दिया गया है और उसका मत दिया गया है। कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड पहला क्या है, इतिहास दर्शन का जनक वाल्टेयर। इतिहास जन्म का वाल्टेयर किसने कहा था, कॉलिंगवुड ने कहा था। इतिहास दर्शन का जनक वाल्टेयर को बताने वाला कौन था, कॉलिंगवुड था। ये पहला सही है, मिलान सही है। सेकंड क्या है, प्रोफेसर वॉल्स। प्रोफेसर वॉल्स क्या कहते हैं, ये कॉलिंगवुड की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि वास्तव में जो क्या है कि इतिहास दर्शन है ये प्रारंभ किससे होता है, विको से होता है, जर्मन इतिहासकार से। और आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक प्रोफेसर वॉल्स ने किसको कहा था, ये विको को कहा था। ये भी बात सही है बिल्कुल। अब कॉलिंगवुड आगे क्या है, आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक। देखिए ये माना जाता है कि इतिहास क्या है, इतिहास दर्शन किसको कहते हैं, ये माना गया है कि इतिहास क्या है, इसका उत्तर ही क्या है, इसका उत्तर इतिहास दर्शन है। यानी इतिहास क्या है, इसी का उत्तर देना क्या है, इतिहास दर्शन है, ये माना गया। ये अपने को ध्यान रखना है। और सबसे पहले इतिहास क्या है का उत्तर देने वाला व्यक्ति, ये अपनी यहां भी लिख लीजिए आप, सबसे पहले इतिहास क्या है, इतिहास क्या है का उत्तर बेकन ने दिया। फ्रांसिस बेकन है, ध्यान रखेंगे, बेकन ने दिया। अब देखिए इतिहास दर्शन किसको कहा गया कि इतिहास क्या है, इसका उत्तर देने वाला क्या है, इसका उत्तर ही क्या है, इतिहास दर्शन है। और इस इतिहास क्या है का सबसे पहले उत्तर किसने दिया, ये दिया बेकन ने। तो आधुनिक इतिहास दर्शन का अन्वेषक कॉलिंगवुड है, वो किसको कह देते हैं, बेकन को कह देते हैं। ये भी सही है, ठीक है। ये और वाल्टेयर का यहां ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया, सबसे पहले इतिहास दर्शन शब्द है, इसका प्रयोग करने वाला कौन है, इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग ये करने वाला कौन था, ये वाल्टेयर था, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। प्रोफेसर वॉल्स क्या कहते हैं कि परिकल्पनात्मक चिंतनशील इतिहास दर्शन का संस्थापक हीगल था। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक कौन था, हीगल था। ये प्रोफेसर वॉल्स ही कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो यहां क्या है, ए का 1, बे का 2, से का 3, दे का 4, 1 2 3 4 हमारा उत्तर रहेगा। और 1 2 3 4 हमारा उत्तर किसमें है, पहले में ही है, तो हमारा उत्तर नंबर 1 रहेगा साथियों। ये अपने को ध्यान रख देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमिलित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए वो तो कथन आगे, अब यहां क्या है कि रचनाएं आगे क्या है, दार्शनिक इतिहासकार कह दो इसको, दार्शनिक इतिहासकार हैं और उनकी कृति है हर्डर की कृति क्या है, आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हर्डर की प्रसिद्ध रचना है और हर्डर का जो इतिहास दर्शन है वो इसी से माना जाता है, इतिहास दर्शन का प्रारंभ इसी से माना जाता है। ये सही है। H.G. Wells, एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, एन इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये क्या है, प्रोफेसर H.G. Wells है, इनकी क्या है रचना है, बिल्कुल। हिगल, लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये पूरी बुक का तो क्या नाम है, लेक्चर्स ऑन
फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है। वैसे इतना भी लिखा हो तो क्योंकि हिस्ट्री के बारे में ये लिख रहे हैं, तो फिलोसफी ऑन हिस्ट्री ये जो बुक है ये किसकी है? ये हीगल महोदय की है। कार्ल आर पेपर द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये कार्ल आर पेपर की है। यानी यहां भी सारे सुमेलित है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में आ रहा है? सेकंड नंबर में आ रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड नंबर उत्तर हो जाएगा साथियों। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतिहास के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अब देखिए, इतिहास का कौन सा सिद्धांत है? चक्रीय सिद्धांत है। ये इसाइया बर्लिन ने दिया, बर्टेड रसेल ने दिया, विक्कू ने दिया, या असोई ने दिया? अब देखिए, इतिहास का प्रोफेसर वॉल्स तो क्या कहते हैं कि वास्तव में इतिहास दर्शन का जो प्रारंभ होता है वो विक्को से ही होता है। ये इटालियन दार्शनिक इतिहासकार है। इटालियन क्या है? इटालियन दार्शनिक इतिहासकार। ये अपने को ध्यान रखने है साथियों कि प्रोफेसर वॉल्स हैं, वो तो ये कह गए कि यहां से ही स्टार्ट होता है, इससे पहले नहीं होता, जबकि कॉलिंगवुड वाल्टेयर से बता देते हैं। जो भी हैं, पर यही माना जाता है कि आधुनिक जो इतिहास दर्शन है वास्तव में यही इसी व्यक्ति से स्टार्ट होता है। ये आधुनिक इतिहास दर्शन को देने के अलावा इन्होंने इतिहास का क्या दिया है? चक्रीय सिद्धांत दिया है। ये क्या कहते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के संदर्भ में क्या होता है? एक चक्रीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। मानव विकास है, मानव सभ्यता का विकास है, वो एक चक्रीय प्रक्रम में विकसित होती हैं, ये इसमें कहा गया है। और ये चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? ये कहता है कि कोई भी सभ्यता है, मानव सभ्यता, वो 4 चरणों में विकसित होती है। कितने चरणों में विकसित होती हैं? मानवीय सभ्यता, मानव सभ्यता 4 चरणों में विकसित होती है। चरणों में विकसित होती है। कौन कहते हैं? विको कहते हैं। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? ये विको कह रहा है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये कौन सा है कि सबसे पहले ये कहते हैं कि जन्म होता है कोई भी सभ्यता है, फिर वो क्या करती है? परिपक्वता ग्रहण करती है, यानी मेच्योरिटी उसमें आती है। फिर वो पराभव, अपने वैभव पे चली जाती है, प्रकाश पे चली जाती है, और उसके बाद में उसका क्या होता है? पतन होता है। क्या रहता है कि सबसे पहले जन्म होता है, फिर परिपक्वता आती है, फिर पराभव, पराभव से पतन होता है, पतन के बाद पुनः जन्म होता है। ये क्या है? ये विको का चक्रीय सिद्धांत है। विको का चक्रीय सिद्धांत, ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आए कि चक्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो चक्रीय सिद्धांत कौन देते हैं साथियों? विको देते हैं। और अपने चक्कर में ये 4 चीजें बताते हैं कि मानव सभ्यता है, इस मानव सभ्यता का विकास क्या है कि इन 4 चीजों से होता है, 4 चरणों में होता है, विको महोदय कहते हैं। और ये अपने को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का स्वरूप आधुनिक है तो चिंतनशील इतिहास दर्शन का प्राचीनतम। ये क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले अपने ले लिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन अपने ले लिया है, पहले किसका है? कौन कह रहे हैं? कॉलिंगवुड कह रहे हैं, हमने पीछे लिया है। देखिए आप, ये देखिए, विश्लेषणात्मक दर्शन का स्वरूप, ये रिवाइज हो गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता मानव की कहानी है। स्वतंत्रता क्या है? मानव की कहानी है। यह कथन किसका है? E.H. कार का है, वॉल्स का है, लॉर्ड एक्टन का है, या सीले का है? स्वतंत्रता सॉरी इतिहास मानव स्वतंत्रता की कहानी है। इतिहास क्या है? मानव स्वतंत्रता की कहानी है। अब इसके साथ साथ लगे हाथ आप ये बता दीजिए साथियों कि एक कथन है कि इतिहास कहानी है,
क्या है इतिहास? इतिहास कहानी है ने कम ने अधिक, यानी इतिहास एक कहानी है ने कम ने अधिक। ये किसने कहा था? एक तो ये बता दो। एक बड़ा फेमस है कि ये तो आता ही आता है, आपको पता भी होता है कि इतिहास विज्ञान है। इतिहास क्या है? विज्ञान है। ने कम ने अधिक। अब ने कम ने अधिक कहानी से संबंधित भी ये कथन किनके हैं, ये भी साथ साथ में आप बताते जाएं, ताकि क्या है कि हमारे कलेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए, इतिहास मानव स्वतंत्रता की कहानी है, ये कहने वाले तो कौन है? लॉर्ड एक्टन महोदय है। ये किनका कथन है? ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। और यहां अपने को ध्यान रखना है कि इतिहास एक कहानी है ने कम ने अधिक, ये कथन है रेनियर महोदय का। किसका कथन है? रेनियर महोदय का। अब रेनियर एक चीज और कहते हैं कि प्रत्येक इतिहासकार का अपना दर्शन होता है, यानी हर ये कहते हैं कि इतिहास दर्शन जितने, ये ध्यान रखें कि ये कथन भी आप लिख लीजिए रेनियर का, क्योंकि ये कई बार दर्शन में पूछ लिया जाता है कि रेनियर क्या कहते हैं कि प्रत्येक इतिहासकार का प्रत्येक इतिहासकार का अपना दर्शन होता है, अपना दर्शन होता है। अब देखिए मित्रों, इनको आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि सारे परीक्षा उपयोगी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर आती हैं। डिटेल में स्टडी भी करवाऊंगा आपको पुराने पेपर की बाद में करने के बाद। इतिहास विज्ञान है ने कम ने अधिक, ये तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हम सभी को पता है। जेबी ब्यूरी का कथन है इतिहास क्या है कि विज्ञान है ने कम ने अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। विश्लेषणात्मक दर्शन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? इसको आप बता देंगे कि विश्लेषणात्मक दर्शन है, ये विश्लेषणात्मक दर्शन है, इसका प्रारंभ है वो कहां से माना जाता है? ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से। मैं समझता हूं कि बहुत से साथी हैं इसका उत्तर है वो गलत देंगे। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है कि इतिहास का आधुनिकतम स्वरूप है, जैसा कोलिंगवुड ने कहा है। इतिहास का क्या है? आधुनिकतम स्वरूप। कौन सा? विश्लेषणात्मक दर्शन। ये अपने को ध्यान रखना है। ये वैज्ञानिक पद्धति को एक तरीके से मनाता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसका जो प्रारंभ होता है साथियों, ये ब्रिटेन से होता है। अब अपने बहुत से के मन में ये रहा होगा कि विको स्टार्ट करता है, विको से माना जाता है। वास्तव में तो वाल्टेर का भी कहते हैं, वाल्टेर तो फ्रांस के थे, विको कहां के थे? इटालियन थे। अब यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि इतिहास जो दर्शन है, अब देखिए इतिहास दर्शन के क्या माने गए हैं? इतिहास दर्शन के दो रूप माने गए हैं। इतिहास दर्शन का प्रारंभ इटली से माना जाता है, ये आप अलग से नोट करेंगे। यहां अपने को ध्यान रखना है कि हमने देखा, क्या देखा कि इतिहास दर्शन के दो रूप हैं। इतिहास दर्शन की क्या है? दो रूप हैं। और ये दो रूप क्या है कि एक परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन है, चिंतनशील इतिहास दर्शन है, और दूसरा कैसा दर्शन है? दूसरा दर्शन है वो विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक आधुनिक रूप है, परिकल्पनात्मक क्या है? प्राचीन रूप है। प्राचीन रूप का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? इटली से होता है। यानी सीधा अपने इतिहास दर्शन आए तो ये इतिहास दर्शन का प्रारंभ कहां से हुआ है? इटली से हुआ है। इसके बाद अन्य यूरोपीय देशों में ये फैला है। ठीक है। और अपने को यहां ध्यान रखना कि आधुनिक जो इतिहास दर्शन है, ये इतिहास का आधुनिकतम रूप है। और ये इसका प्रारंभ कहां से होता है? ब्रिटेन से होता है। ये गौर करेंगे, अलग से नोट करेंगे, ताकि हमारे लिए अलग काम आए।
प्रोफेसर वोल्स द्वारा परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक किसे कहा गया है? प्रोफेसर वोल्स। ये देखिए, अपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है। पीछे क्या है क्वेश्चन में देखा था ना, क्या देखा था? अब देखिए, वोल्स द्वारा परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक किसको कहा गया है? अब आप ये देखना कि जो आरपीएससी का पेपर होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मैटर नहीं होता, हालांकि मैटर क्लिष्ट होता है, कहीं भी नहीं पड़ा होता, पर इसको जब अच्छे से हम करते हैं ना मित्रों, तो हम बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं कि एक पेपर में ही हमें बहुत से उत्तर मिल जाते हैं। ये इस पेपर की विशेषता है, इस पेपर की विशेषता है। ये टेस्ट में भी हम ऐसे ही देख रहे हैं। जैसे आप देखो, इसमें पीछे का मैं क्वेश्चन आपको दिखवाता हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मिलान वाले थे, हम जल्दी में ध्यान नहीं देते कि प्रोफेसर वॉल्स परिकल्पनात्मक चिंतनशील इतिहास दर्शन का संस्थापक किसको माना है? हीगल को माना है। और अपने यहां क्या पूछा जा रहा है, अब आप देखो, अब कि वोल्स द्वारा परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का संस्थापक किसे कहा गया है? तो वोल्स ने किसको कहा है? वोल्स ने कहा है हीगल को। तो ये सीधा सीधा उत्तर हो गया, यानी हमारे पेपर में भी हमें उत्तर मिलते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, नहीं वेस्ट है, वेस्ट क्या है? वेस्ट, पश्चिम का पतन। ये किसकी बुक है? स्पेंगलर की, स्पेंगलर की है। लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये देखिए, ये किसकी पुस्तक है? रांके की। रांके की नहीं है ये, अब आप बता दें किसकी है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड की है, और स्टडी ऑफ हिस्ट्री टाइनबी की है। यहां क्या है, असंगत का हमें चयन करना है, और असंगत हमें क्या मिल गया? असंगत हमें मिल गया लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए, इसी का उत्तर पीछे मिल रहा है। अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो ऐसे ही पेपर में भी आता है, तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ये देखो, हीगल की पुस्तक कौन सी है? लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो रांके की कैसे हो सकती है? तो रांके की कैसे हो सकती है? ये किसकी है? ये पुस्तक है, वो किसकी है? हीगल की रचना है, हीगल की पुस्तक है, हीगल की रचना है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? परिकल्पनात्मक जो इतिहास दर्शन है, उसमें कौन सा वक्तव्य है वो सही नहीं है? इतिहास दर्शन कौन सा है? परिकल्पनात्मक है। विको ने इतिहास को मानवकृत और प्रकृति को ईश्वरकृत माना। अब देखिए, विको जो इटालियन थे, ये कहते हैं कि प्रकृति तो किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है, और इतिहास किसने लिखा है, किसने रचा है? मानव ने रचा है। ये कथन सही है। सापेक्षवादियों के अनुसार इतिहास एक सामाजिक भौतिक शास्त्र है। सापेक्षवादी क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है? सामाजिक भौतिक शास्त्र है। ये भी सही है। धार्मिक अवधारणा के अनुसार यूनानी इतिहास की अवधारणा रेखीय है। ये सही नहीं है। धार्मिक अवधारणा के अनुसार यूनानी इतिहास की अवधारणा क्या है? रेखीय नहीं है। ये अपने को ध्यान रखना है। प्रोफेसर वोल्स ने परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का हीगल को कहा है। तीसरी बार पेपर में आ रहा है, ऐसे आता है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। यहां अपने को ये भी सही है। अब देखिए, धार्मिक यूनानी कैसी है? यूनानी है वो चक्रीय है, रेखीय नहीं है। कैसी है? चक्रीय है। और ये यूनानी अवधारणा क्या कहती है कि सुख व दुख क्या होते हैं? सुख व जो दुख होते हैं, ये देवीय नियंत्रण में होते हैं। और हमेशा क्या होता है? सुख के बाद दुख, और दुख के बाद सुख आता है। यानी ये एक क्या है? सुख और दुख, सुख और दुख ये किस में चलते रहते हैं? चक्कर में चलते रहते हैं, चक्रीय अवस्था है। ये धार्मिक अवधारणा के अनुसार यूनानी इतिहास की अवधारणा ये है, अपने को ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम राजवंशों, साम्राज्यों, संस्कृतियों और समाजों की अवयवी व्याख्या किसने की? अब देखिए, सबसे पहले राजवंशों की, साम्राज्यों की, संस्कृतियों की, समाजों की अवयवी व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन था? यही व्यक्ति था इब्न खालदून।
पहले तो सीधा उत्तर जाने, फिर अपने इनके बारे में जाने कि 14वीं सदी का अरब इतिहासकार, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था इब्न खालदून। इब्न खालदून ये क्या है? इस्लामी जगत का निराला इतिहासकार माना जाता है। इस्लामी जगत का निराला इतिहासकार माना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, निराला इतिहासकार तो माना जाता है, इतिहासकार माना जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये पहला व्यक्ति है जिसने क्या किया? ये पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास की बात की। किसकी? कि इतिहास वैज्ञानिक भी हो सकता है। वैज्ञानिक इतिहास की बात करने वाला कौन था? पहला व्यक्ति इब्न खालदून था, ये ध्यान रखें। और क्या है? राष्ट्रीय राज्य की यानी देश की भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन था? इब्न खालदून था। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि पहला व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक इतिहास की बात की, कौन से इतिहास की? वैज्ञानिक इतिहास की बात की, ये था, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर व्याख्या करने वाला, क्षेत्र के आधार पर व्याख्या करने वाला पहला व्यक्ति है, वो कौन थे? तो पहले व्यक्ति यही थे, इब्न खालदून। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। परिकल्पनात्मक विधा के अंतर्गत कौन से दृष्टिकोण का निरूपण किया जाता है? परिकल्पनात्मक दृष्टिकोण है, परिकल्पनात्मक विधा है, उसमें कौन सा दृष्टिकोण रहता है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन परक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक दृष्टिकोण? अब देखिए, आलोचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये परिकल्पनात्मक में नहीं होते, स्पेकुलेटिव में नहीं होते, ये एनालिटिकल में होते हैं, विश्लेषणात्मक दर्शन में होते हैं। किस में होते हैं? विश्लेषणात्मक दर्शन के रूप हैं ये, इनकी हमने पहले बार बार बात की है। और परिकल्पनात्मक विधा में कौन सा होता है? चिंतन परक दृष्टिकोण होता है। ये क्या है कि परिकल्पनात्मक है, ये क्या है? प्राचीन अवधारणा पर आधारित है, अवधारणा पर आधारित दर्शन है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्राचीन दर्शन है, ये ध्यान रखना है। और परंपरावादी दर्शन है, परंपरावादी दर्शन है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसको चिंतन परक दृष्टिकोण में रखा जाता है, क्योंकि परिकल्पनात्मक को क्या कहते हैं? अब देखो, परिकल्पनात्मक को हम क्या कहते हैं? हम चिंतनशील दृष्टिकोण कहते हैं, क्योंकि ये चिंतन परक होता है। चिंतनशील दृष्टिकोण इसको कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? परिकल्पनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं, सीधा ही क्या कहते हैं? कल्पनात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसी को हम कहे प्रत्यात्मक दृष्टि, इतिहास का प्रत्यात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। हिगल ने क्या कहा है? हिगल क्या कहते हैं? यहां अपने लिख लेते हैं थोड़ा सा कि परिकल्पनात्मक दर्शन के अन्य नाम, अन्य नाम परिकल्पनात्मक दर्शन के क्या है?
परिकल्पनात्मक दर्शन के अन्य नाम हैं इनमें। देखिए नंबर एक तो क्या नाम है, नंबर एक इनका जो नाम है वो हीगल महोदय द्वारा दिया गया। हीगल इसको क्या नाम देते हैं, इतिहास का प्रत्ययतात्मक दृष्टिकोण। इतिहास का प्रत्ययतात्मक दृष्टिकोण, ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले ईगल थे। इंग्लिश में अपने लिखे तो कॉन्सेप्चुअल कंसीडरेशन ऑफ हिस्ट्री, ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं हीगल। ठीक है, सेकंड अपने को ध्यान रखने एक हेस्केन है, हेस्केन महोदय इसको क्या कहते हैं, इतिहास का उपेक्षित दर्शन। इतिहास का उपेक्षित दर्शन है, ये किसने कहा है, ये हीगल ने कहा है। डिस रेपुटल फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, डिसरेपुटल फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है, ये किसने कहा, ये हेस्केन महोदय कहते हैं। तो हीगल महोदय, हेस्केन महोदय, इन्होंने भी इसको अलग अलग नाम दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों के शोधकर्ता द्वारा अपेक्षाकृत सूक्ष्म पड़ताल की जाती है। किन स्रोतों के शोधकर्ता हैं उनके द्वारा सूक्ष्म पड़ताल होती है। गुप्तचरों की रिपोर्ट की, समकालीन पत्राचार की, व्यक्तिगत डायरिया और आत्मकथाओं की, या संसदीय प्रेस नोट की। अब देखिए गुप्तचर रिपोर्ट है वो तथ्यों पर आधारित होती है, उसकी बाद में पड़ताल की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने को सूक्ष्म पड़ताल की आवश्यकता नहीं पड़ती। समकालीन पत्राचार है, इसकी भी नहीं पड़ती। व्यक्तिगत डायरिया और आत्मकथाएं हैं, इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण हो सकता है, इसलिए इनकी क्या पड़ती है, सूक्ष्म पड़ताल की जरूरत पड़ती है। ये सामान्य क्वेश्चन आगे, सेकंड पोर्शन आ गया अभी अपने ऐतिहासिक तथ्य और साक्ष्य वाला। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ये क्या है कि किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होता है। ये नेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ये कौन कहते हैं, कथन किसका है, हेरोडोट्स का, थ्यूसिडाइडिस का, पॉलीबियस का है या टेसिटस का। तो ये थ्यूसिडाइडिस है, इनका कथन है क्या है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। रेनियर के अनुसार साक्ष्य होते हैं। देखिए साक्ष्य को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले परिभाषा भी यहाँ रेनियर से स्टार्ट की जाती है। और रेनियर क्या कहते हैं, घटना संबंधी जांचकर्ता के प्रश्नोत्तर ही क्या होते हैं, साक्ष्य होते हैं। घटना संबंधी जांचकर्ता के प्रश्नोत्तर ही क्या होते हैं, साक्ष्य, रेनियर कहते हैं। इतिहास के तात्पर्य के संबंध में किसने कहा, यदि इतिहासकार का तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहासकार के लिए, इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। यदि इतिहासकार किसके विषय में सावधान है, तथ्य के विषय में सावधान है, तो ईश्वर किसके विषय में रहेगा, सावधान के, सॉरी, ईश्वर क्या रहेगा, ईश्वर है वो इतिहास के अर्थ के लिए सावधान रहेगा। ये कथन है, ये कथन किसने कहा था, ये हमें बताना है साथियों। तो इतिहासकार यदि तथ्य के विषय में सावधान है तो ईश्वर इतिहास के विषय में सावधान रहेगा। ये कहने वाले कौन है, ये कहने वाले हैं रांके। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
तथ्य पवित्र होते हैं किंतु विचार स्वतंत्र। तथ्य क्या होते हैं? पवित्र, किंतु विचार होते हैं स्वतंत्र। ये इंपोर्टेंट वाक्य बार बार पूछा जाता है। क्या है कि तथ्य है पवित्र होते हैं, कभी परिवर्तित नहीं होते, पर विचार हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वो अब हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से व्यक्त करता है। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे पीसी स्कॉट महोदय। पीसी स्कॉट महोदय का क्या है? ये कथन है। तथ्य ऐतिहासिक अध्ययन का आधार है। तथ्य क्या होते हैं? ऐतिहासिक अध्ययन का आधार होते हैं। ये कहने वाले थे E.H. कार महोदय। E.H. कार का ये कथन है। अगला क्वेश्चन, तथ्य और दस्तावेज निश्चय ही इतिहासकार के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु वह उसके लिए अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं होते। क्या है? तथ्य और इतिहासकार हैं, ये तथ्य और दस्तावेज हैं, ये निश्चय क्या होते हैं? इतिहासकार के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु वो उसकी अंधश्रद्धा की वस्तु नहीं होते। ये कौन कह रहे हैं? E.H. कार महोदय कह रहे हैं, G.P. गुच कह रहे हैं, रेनियर कह रहे हैं, या कह रहे हैं वाल्कर? तो E. कार महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन, साक्ष्यों की विश्वसनीयता की जांच निर्भर करती है, किस पे करती है? सत्य के कहने की योग्यता और इच्छा रखना। साक्ष्यों की विश्वसनीयता जांच पर निर्भर करती है, सत्य कहने की योग्यता और इच्छा रखना इस पर निर्भर करती है, सूचना की स्थिरता पर भी निर्भर करती है, और स्वतंत्र प्रतिपुष्टि पे भी करती है। साक्ष्यों की विश्वसनीयता है, ये सभी तथ्यों पर करती हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तथ्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, ये सामान्य, ये हम सभी लोग सही करते हैं, थोड़ा सा हमने अगर सही तरीके से पढ़ रखा है। ऐतिहासिक तथ्य चयनात्मक होते हैं। देखिए, यह ध्यान रखना है कि सारी घटनाएं इतिहास नहीं होती, सारी घटनाएं ऐतिहासिक तथ्य नहीं होते, विशेष घटनाएं होती हैं वही ऐतिहासिक तथ्य होती हैं, यानी उनका चयन करना पड़ता है, नहीं तो सारी घटनाएं लिखी भी नहीं रखी जा सकती, याद भी नहीं की जा सकती। एक तथ्य सामान्य का स्वयं एक व्यवस्थित सिद्धांत होता है। एक तथ्य का सामान्य, एक तथ्य का क्या है? सामान्यता स्वयं का एक व्यवस्थित सिद्धांत होता है, ये बिल्कुल अपने तथ्य का सिद्धांत होता है। कठोर तथ्य बुलवाए नहीं जा सकते, जबकि कोमल तथ्य बुलवाए जा सकते हैं। अब देखिए, ये ध्यान रखना है कि तथ्य है ना, ये तथ्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कठोर और होते हैं कोमल। ये अपने को ध्यान रखना है, कठोर और क्या होते हैं? कोमल होते हैं। अब कठोर में तो क्या होंगे? हम कहेंगे कि खानवा युद्ध क्या हुआ? खानवा युद्ध 1527 में हुआ, ये हमने कह दिया। अब क्या कि 1527 में हुआ, इस खानवा युद्ध 1527 में हुआ, इसको कोई भी इतिहासकार है वो बदल नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई भी इतिहासकार इसको बदल नहीं सकता, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 27 में हुआ 27 में ही रहेगा। ये कठोर होता है, तो कठोर तथ्य बुलवाए नहीं जा सकते, यानी बदले नहीं जा सकते, सही बात है। कोमल तथ्य क्या है? कोमल तथ्य है कि खानवा जो युद्ध हुआ, इसमें विजय का कारण क्या रहा? अब विजय का कारण है वो इतिहासकार है, वो जैसे अपनी बात की ना, तथ्य पवित्र होते हैं और विचार स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट किए जाते हैं। यहाँ कोई इतिहासकार क्या कहता है कि सांगा के तीर लग गया नहीं तो सांगा जीत सकता था, कोई कहता है नहीं, बाबर की ये रणनीति थी, सांगा को घायल किया, अपनी सेना को व्यवस्थित किया। कोई बाबर को श्रेय देता है, कोई सांगा के घायल को देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। यानी कोमल तथ्य है, ये बुलवाए जा सकते हैं, यानी अपने हिसाब से किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जब कोई इतिहासकार तथ्य का उल्लेख इतिहास लेखन में करता है तो वह ऐतिहासिक लेखन बन जाता है। हाँ, कोई भी तथ्य का इतिहास लेखन में करेगा तो ऐतिहासिक बनेगा निश्चित तौर पे। तो ये चारों के चारों क्या है? सही है, सारे के सारे सही है। सही कूट का चयन कीजिए तो 1 नंबर रहेगा मित्रों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी को तथ्यों की शताब्दी किस विचारक ने कहा? 19वीं शताब्दी है, इसको तथ्यों की शताब्दी है,
ये कौन कहते हैं? ये क्रोंची कहते हैं, ये ग्रैंड गिल्ड कहते हैं, ये नेमियर कहते हैं या कॉलिंगवुड कहते हैं। 19वीं शताब्दी को तथ्यों की शताब्दी कहने वाले थे, ये कौन थे? ये थे ग्रैंड गिल्ड। अगला क्वेश्चन, तथ्य स्वयं नहीं बोलते। अब देखिए ये क्या है कथन? तथ्य स्वयं नहीं बोलते, तथ्यों को इतिहासकार बुलवाता है। तथ्यों को कौन है? इतिहासकार बुलवाता है। ये कथन किसका है? तो तथ्य स्वयं नहीं बोलते, तथ्यों को इतिहासकार बुलवाता है, ये कथन किसका है? E.H. कार महोदय का है। तो E.H. कार इसका उत्तर रहेगा। इतिहासकार की तुलना मछुआरे से किसने की है? इतिहासकार की तुलना मछुआरे से E.H. कार महोदय है, ये करते हैं साथियों। अपने को ये ध्यान रखना है, ये इतिहासकार की तुलना मछुआरे से करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन थे किसके? ये हमारे क्वेश्चन थे इतिहास दर्शन व लेखन के पहले टेस्ट के। तो इस इतिहास दर्शन लेखन में अपने आज इतना ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अलग अलग जो टेस्ट में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए अलग अलग पार्ट के, वो अपने देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।